कहानी की शुरुआत में हमें एक इंसान दिखाया जाता है जिसका नाम किम था। दरअसल किम एक डिटेक्टिव ऑफिसर है। उसके बावजूद वो दारू पीकर हमेशा लोगों पर गुस्सा करता रहता है। किम अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ किम के दारू पीने वाली आदत से काफी परेशान थी। वो चाहती थी कि किम कभी कभी घर के काम में उसकी मदद करे। किम न्यूज में देख रहा था कि ली नाम का एक बंदा कुछ दिन पहले हुए मर्डर को अपने सर पर ले रहा था। उसका कहना है कि जिस इंसान ने उन 10 लड़कियों को मारा था वो ली ही है। दरअसल ली अब लोगों से माफी मांगना चाहता है। उसे पता चल गया था कि जो उसने किया वो बहुत ही घिनौना काम है। ली कहता है कि मैंने इस किताब को लिखा है, यहाँ वो सारा सीक्रेट और सबूत है जिससे पता चलता है कि मैं ही गुनहगार हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ली किम को भी मेंशन कर रहा था। उस रात ली ने डिटेक्टिव किम के चेहरे पर भी छुरा घोंप दिया था जिसके कारण किम के चेहरे पर निशान बन गया है। ली अपने उस गोली के निशान को दिखाता है जहाँ किम ने ली को शूट किया था। स्कैन करने पर पता चला कि सच में ली के शरीर के अंदर गोली फंसी हुई है। इतनी एक्यूरेट डिटेल तो वो ही दे सकता है जिसने मर्डर किया। दुनिया को पता चल चुका था कि उस रात सारी लड़कियों को ली ने मारा था। इसके बावजूद सरकार ली को अरेस्ट नहीं कर सकती। इसका कारण हमें बाद में बताया जाता है। मिस्टर ली की किताब अब तेजी से सेल हो रही थी। सारे लोगों को जानना था कि आखिर ली ने उन लड़कियों को किस तरह मारा। ये जानने के लिए लोगों को ली की किताब को खरीदना होगा। इसके चलते ली जापान में बहुत पॉपुलर हो रहा था। आज ली वांग से मिलने आया है ताकि वो उससे सॉरी बोल सके। जिन 10 लड़कियों को ली ने मारा था उन सारे लड़कियों के डेथ बॉडी के पोस्टमार्टम का जिम्मा वांग के पास था, पर इसके लिए वांग ली को माफ नहीं करना चाहता था। वांग ने तो एक जोरदार चाटा ली के चेहरे पर जड़ दिया क्योंकि ली माफी मांगते हुए हंस रहा था जैसे उसे कोई पछतावा नहीं है। वांग जानता था कि ली लोगों के सामने गिल्टी मानकर बचना चाहता है। किम के एक साथी का कहना है कि ली ही वो खूनी है। तभी हम देखते हैं कि किम का सीनियर किम से मिलने आया है। वो कहता है कि ली के साथ साथ किम भी बहुत फेमस हो चुका है। किम के सीनियर को लगता है कि ली वो अपराधी नहीं है। ली तो बस अपराधी बनने का नाटक कर रहा है ताकि वो लोगों के अटेंशन को ग्रैब कर सके, पर किम को इससे कोई लेना देना नहीं था। वो कहता है कि उसे भूख लगी है और उसे आज चाइनीज खाने का मन है। किम का मानना है कि भूखे पेट वो इसके बारे में इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। जब किम खाना खा रहा था वहाँ ली भी आ जाता है। उसके साथ बहुत सारे रिपोर्टर भी आए हुए थे। आते ही ली किम को उसके चेहरे पर लगे मार्क को लेकर चिढ़ाने लगता है। किम बहुत गुस्से वाला था, इसीलिए उसने ली के हाथों पर ही थूक दिया। ये इलाका किम का था, इसीलिए चाहकर भी ली किम को कुछ नहीं कर सकता। पर ली किम के कान में कुछ कहता है। देखने में लग रहा था जैसे ली किम को धमका रहा है। ली की बात को सुनकर किम कुछ देर के लिए शांत था, पर फिर अचानक किम ने ली के चेहरे पर नूडल्स फेंक दिए। सीन चेंज होता है और हम सैम नाम के एक बंदे को देखते हैं। सैम लीना के गैंग का मेंबर था। लीना आज स्पेशल मीटिंग करने वाली है। सैम को उसके साथ जाना होगा। सैम और लीना शहर से दूर एक फार्म हाउस पर आए हुए थे। ये उनके गैंग का बेसमेंट है। सैम लीना को आगे जाने को कहता है। वो हल्का होकर आ जाएगा। सैम हल्का हो ही रहा था, फिर अचानक झाड़ी में से एक लड़की निकली और उस लड़की ने सैम का सब कुछ देख लिया था। दरअसल इस लड़की का नाम सोफिया है। सोफिया निशानेबाज लड़की के नाम से जानी जाती थी। उसका निशाना कभी मिस नहीं होता। दरअसल सोफिया के बारे में सैम को भी आज पता चला। सोफिया इस गैंग में नई आई है। हम देखते हैं कि लीना और बाकी गैंग मीटिंग कर रहे थे। अगर लीना को ये पता नहीं चला कि उसकी बच्ची की लाश को कहाँ दबाया गया है और उससे पहले ही सैम ने ली को मार दिया तो लीना सैम को नहीं छोड़ेगा। दरअसल उन 10 लड़कियों में से एक लीना की बच्ची भी थी। ली ने लीना की बेटी को भी मार दिया था। सैम ली को मारने को इतना उतावला इसीलिए था क्योंकि ली ने सैम के भाई को भी मार दिया था। सैम कहता है कि वो चुपचाप तब तक नहीं बैठ सकता जब तक वो ली को अपने हाथों से न मार दे। बाकी लोगों का कहना है कि ली ने मात्र सैम के दिल को ठेस नहीं पहुंचाया। और भी लोग ली से अपना हिसाब किताब पूरा करना चाहते हैं। उसके लिए सबको साथ काम करना होगा। हम देखते हैं कि न्यूज कर्मचारी ली के बारे में बात कर रहे थे। उनका कहना है कि ली बहुत हैंडसम है और एक अच्छा इंसान भी। भले ही ली ने अपराध किया था पर उसे अपने अपराध पर पछतावा है। तभी न्यूज स्टूडियो का बॉस आता है। बॉस का कहना है कि अगले लाइव टेलीकास्ट पर वे लोग ली के साथ साथ किम को भी इनवाइट करें, पर स्टाफ कहता है कि ली के साथ साथ किम को बुलाना सही नहीं रहेगा। किम बहुत गुस्से वाला इंसान है। अगर न्यूज चैनल वालों ने दोनों को साथ बैठा दिया तो न जाने क्या होगा। बॉस का कहना है कि अगर किम ने ली को लाइव ही मार दिया तो फायदा उन्हीं का होगा। इससे उनके व्यूअर्स डबल हो जाएंगे और वे लोग काफी पैसे छाप सकते हैं। किम के साथी को अब भी लगता है कि ली अफसोस होने का ढोंग कर रहा है ताकि वो एक ब्रांड बन जाए। ये काम सारे सेलिब्रिटीज करते हैं। उसके बाद हम और एक बार ली को देखते हैं। आज वो अपने मैनेजर के साथ बैठा हुआ था। मैनेजर कहता है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम ना तो दारू पीते हो ना तो सिगरेट। तुम अपनी हेल्थ का कितना ध्यान रखते हो। ये सुनकर ली अचानक ही गुस्सा हो जाता है। ली को लगने लगता है कि उसका मैनेजर उसे इनडायरेक्टली डोमिनेट कर रहा है। ली एक अपराधी है। इसका मतलब ये नहीं कि ली अपनी सेहत का ध्यान ना रखे। वांग जानना चाहता है कि आखिर किम अपने चेहरे के मार्क को हटाना क्यों नहीं चाहता। किम का कहना है कि एक डिटेक्टिव के लिए मार्क पड़ना मेडल मिलने जैसा है और ये मेडल तो उसे ली ने दिया है। वो अपने चेहरे का मार्क तब तक नहीं हटाएगा जब तक वो ली को मौत की नींद ना सुला दे। ली ने भी किम के किसी खास आदमी को मार दिया था। वो खास आदमी हमें
बाद में बताया जाएगा। ली को चाहने वाली अधिक लड़कियां ही थीं। अब लोग दूर दूर से ली का ऑटोग्राफ लेने आया करते थे। हम देखते हैं कि ली के ऑटोग्राफ सेशन में आज किम भी आया था। किम यहाँ बस इसीलिए आया है ताकि वो ली को वार्न कर सके कि जल्द ही ली का डाउनफॉल शुरू होगा। किम की नजर हर वक्त ली के ऊपर है। लीना और उसकी टीम ने ली को किडनैप करने का एक बेहतरीन प्लान बनाया है। हम देखते हैं कि जब ली नहा रहा था तब लीना के आदमी ने ली के पूल पर कुछ जहरीले सांप छोड़ दिए। लीना का वो आदमी यहाँ सफाई कर्मचारी बन के आया था। उन जहरीले सांपों में से एक सांप ने ली पर हमला कर दिया था। जहर होने के कारण ली बेहोश हो गया। इससे पहले उसे होश आता, वहाँ पहले ही कुछ मेडिकल कर्मचारी ली को ले जाने के लिए तैयार थे। दरअसल वो कर्मचारी और कोई नहीं बल्कि लीना की ही टीम के मेंबर थे और वो यहाँ ली को किडनैप करने आए हुए थे। इससे पहले वे लोग ली को वहाँ से ले जाते, हम देखते हैं कि वहाँ और एक मेडिकल ग्रुप आ गया। असली मेडिकल कर्मचारियों को देखने के बाद ली के बॉडीगार्ड्स को पता चल गया था कि सोफिया और सैम का ग्रुप एक फ्रॉड है। इससे पहले वे लोग कुछ एक्शन लेते, सोफिया और बाकी लोग ली को लेकर निकल गए। ली के बॉडीगार्ड के कारण किम को ली के किडनैपर का डेटा मिल गया था। हम देखते हैं कि किम को सैम की पूरी बायोग्राफी मिल चुकी है। किम घर आया है और वो कहीं जाने के प्लान में था। किम की माँ कहती है कि उन्हें कुछ जमीन बेचकर एक कॉफी शॉप खोलनी चाहिए। दरअसल किम की माँ चाहती थी कि किम डिटेक्टिव का काम छोड़कर शादी कर ले और आधी जिंदगी कॉफी शॉप चलाने में गुजारे, क्योंकि डिटेक्टिव का काम बहुत ही खतरनाक है। माँ को किम की चिंता हमेशा सताती रहती है। किम कहता है कि वो घर से कहीं दूर जा रहा है और वो चाहता है कि माँ उसे बार बार कॉल ना करे। किम और उसके साथी अब भी किडनैपर्स का पता लगा रहे थे। ये लोग उस गाड़ी को खोज रहे थे जिस गाड़ी से ली को किडनैप किया गया था। कुछ देर खोजबीन करने के बाद आखिरकार किम और उसके साथी को किडनैपर की लोकेशन मिल गई। लोकेशन मिलते ही किम का साथी कहता है कि वो किम के लिए और भी आदमी भेजेगा ताकि वे लोग मिलकर किडनैपर को पकड़ सकें। पर किम ये नहीं चाहता था। किम कहता है कि वो अकेले ही जाकर ली को किडनैपर के चंगुल से छुड़ा लाएगा, उससे पहले वे लोग किम को कॉल ना करें। फिर हम देखते हैं कि किम किडनैपर के बेस तक पहुंच गया है। किम अपने साथ एक नाइट विजन सूट लाया था जिसके कारण वो अंधेरे में भी देख सके। दूसरी ओर लीना और बाकी लोग ली को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। ली के होश में आते ही लीना उससे अपनी बच्ची के बारे में पूछती है कि आखिर ली ने उसकी बेटी की लाश को कहाँ फेंका है। इससे पहले ली कुछ बोलता, अचानक बेस की लाइट चली गई। दरअसल ये काम किम का था। उसने ली को बचाने के लिए ये सब किया है। अंधेरे के कारण कोई भी किम को देख नहीं पा रहा था। इससे पहले कि किम ली को लेकर निकलता, लीना को एहसास हो गया था कि कोई अजनबी यहाँ है, पर अंधेरे के कारण वो किम को नहीं देख सकते थे। मौके का फायदा उठाकर किम ली को लेकर निकल गया। किम चाहता तो अब भी ली को मार सकता था, पर वो किसी रीजन के कारण ली को नहीं मार रहा है। जाते वक्त किम ने ली के लिए एक नोट छोड़ दिया था ताकि उसे पता हो कि उसकी जान किसी और ने नहीं बल्कि किम ने बचाई है। अगले दिन न्यूज चैनल वाले ली के इंटरव्यू के लिए हॉस्पिटल आए थे। ली का कहना है कि उसका किडनैपर और कोई नहीं बल्कि उसके फैन थे। ली ये भी कहता है कि वो अपने किडनैपर पर केस नहीं करेगा। ली अब भी लोगों के सामने अच्छा बनने का नाटक कर रहा है। सीन चेंज होता है और हम लीना को देखते हैं जो आज किम के ऑफिस आया था। लीना को डाउट था कि किम ने ही ली को बचाया है। किम के नेल और शरीर में लगे घाव से लीना का शक हकीकत में बदल गया था, जिसके कारण लीना ने किम को एक थप्पड़ लगा दिया। अपने बॉस किम को थप्पड़ खाता हुआ देख सारे स्टाफ अपनी कुर्सी से उठ गए। पहले किसी में हिम्मत नहीं थी कि किम को थप्पड़ दे, वो भी उसके ही ऑफिस में। किम और लीना के रिश्ते के बारे में हमें बाद में बताया जाता है। सोफिया आधी रात कहीं जा रही थी। उसके पापा के पूछने पर वो कहती है कि उसे नींद नहीं आ रही है, इसीलिए वो पास के तालाब में मछली पकड़ने जा रही है। वो कहती है कि उसके पापा सोफिया का इंतजार ना करें और सो जाएं, पर उसके पापा को ये पता नहीं था कि सोफिया मछली पकड़ने नहीं बल्कि ली को मारने जा रही है। अगले दिन किम और ली न्यूज चैनल में आए थे। आज उनका लाइव टेलीकास्ट है। किम को देखते ही ली रिस्पेक्टफुली बात करने लगता है। वो कहता है कि मेरे कारण आपकी गाड़ी का बुरा हाल हो गया और शुक्रिया मुझे फिर से बचाने के लिए। ये सुनकर किम ली को पीटने जा रहा था, पर उसके बॉडीगार्ड के रोकने के कारण वो रुक गया। उनका लाइव टेलीकास्ट पूरा जापान देख रहा था। सुनने में ये आया है कि ली की किताब को काफी लोगों ने खरीद लिया है। डेटा के हिसाब से इस महीने ली ने कम से कम 3 मिलियन का प्रॉफिट बनाया था। ली और किम के साथ एक वकील भी आए हुए थे। किम के वकील का कहना है कि मिस्टर ली एक धोखेबाज इंसान है। शायद उसने उन 10 लड़कियों को इसीलिए मारा ताकि वो उनके ऊपर किताब लिख सके और बाद में पैसे छापे। इसका डायरेक्ट मतलब है कि हिंसा करने के लिए पैसे मिल रहे हैं। इस पर ली की वकील कहती है कि ये कहते ही मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे वो दिन याद है जब ली ने उससे कहा था कि उसने ये किताब इसीलिए लिखी क्योंकि वो लोगों को सावधान करना चाहता था कि ऐसे काम करने पर दुनिया तुम्हारे ऊपर थूकेगी। किम कहता है कि ली वो किलर नहीं है जिसने उन 10 लड़कियों को मारा था। वो पहले से झूठ बोलता आ रहा है ताकि पैसे छाप सके। उस दिन मुझे तुमने क्या कहा था जब हम मिले थे? इसमें ली कहता है कि उसे नहीं पता कि उस दिन उसने क्या कहा था। कुछ बातें भूल जाने में ही भलाई है। अगर ली सचमुच वो किलर होता तो उसे पता होता। ये साफ प्रूफ है कि ली किलर नहीं है। वो बस पैसे के लालच में ये सब नौटंकी कर रहा था। स्टूडियो हेड कहता है कि अब वे लोग कॉल की मदद से जनता की राय जानना चाहेंगे। पहला कॉल एक लड़की का था। वो लड़की
विकी अपनी राय देती है। उसके मुताबिक ली की बुक पढ़कर उसे इंसानियत के बारे में पता चला है और वो ये भी कहती है कि ली बहुत ही हैंडसम है। एक कातिल होने के बावजूद मैं ली से शादी करना चाहती हूँ। फिर कुछ देर बाद और एक कॉल आता है। ये शख्स बहुत अजीब था। वो कहता है कि मैं अभी अपना नाम नहीं बता सकता, इसीलिए अभी तुम मुझे सिर्फ जे बुला सकते हो। मिस्टर ली के फैन होने के कारण मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। जे कहता है कि किम अपने जवानी के समय एक 100 मीटर डिस्टेंस बस 12 सेकंड में कंप्लीट करते थे, फिर तुम उनसे पीछा छुड़ा के कैसे भाग आए और तुमने किम को एक जूडो किक भी मारा था। क्या तुम्हें जूडो आता है? पर ली को ना तो कोई जूडो आता था ना तो कराटे। इसका मतलब ली वो किलर नहीं है। फिर जे एक हैरान करने वाला स्टेटमेंट देता है। वो कहता है कि तुम लोगों को कितना पागल बनाओगे। ली, किलर तुम नहीं मैं हूँ। ये सुनकर सारे लोग सोच में पड़ गए। दरअसल अब कुछ लोगों को लगने लगा था कि किलर ली नहीं बल्कि जे है। ली ये सब पैसे के लिए कर रहा था और उसने बुक में जो लिखा था वो भी एक्यूरेट क्यों है, इसके बारे में हमें बाद में पता चलेगा। फिर हम देखते हैं कि किम जे की बात सुनकर स्टूडियो से तुरंत निकल गया। किम को जे की लोकेशन पता करनी थी। किम ये सब इतनी जल्दी कर रहा था जैसे उसे सब कुछ पता हो। उसके बाद हम देखते हैं कि ली का इंटरव्यू लेते वक्त किसी ने उसकी छाती पर तीर से वार कर दिया। दरअसल ये सोफिया थी, पर सोफिया को ली के ऊपर तीर छोड़ते वक्त पुलिस ने देख लिया था। पुलिस के चारों ओर से घेरने के कारण वो पकड़ी गई। जे की लोकेशन ट्रैक करने पर पता चला था कि वो किम के ही घर पर है। किम जैसे ही अपने घर पहुंचता है वो देखता है कि उसकी माँ घर पर नहीं है। जे ने एक मैसेज किम के लिए छोड़ा था। वहाँ लिखा गया था कि उसकी माँ अब जिंदा नहीं बचेगी। उस मैसेज को देख किम अपना आपा खो देता है क्योंकि इस दुनिया में माँ के अलावा उसका कोई नहीं था। फिर हम देखते हैं कि उसकी माँ अचानक किम के कमरे से निकली। माँ घर पर ही थी। माँ के रूम का हीटर खराब हो गया था, इसीलिए वो आज किम के ही रूम में सो गई थी। जे किम को गुस्सा दिलाने के लिए ये सब कर रहा था। माँ किम पर गुस्सा करने लगती है। उनका मानना है कि किम और उसका साथी आज भी पीकर आया है, इसीलिए वो घर पर चीजें तोड़ रहा है। माँ को सही सलामत देख किम पिघल गया। वो अपनी माँ को गले लगाकर कहता है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। किम का ये रूप देख माँ उसके लिए टेंशन लेने लगती है। फिर हम देखते हैं कि किम की खिड़की के बाहर से कोई उन पर नजर रख रहा था। किम को पता था कि ये और कोई नहीं बल्कि जे है। किम इस बार जे को जाने नहीं देना चाहता था, पर जे इस बार भी किम की नजरों से भाग गया। किम देखता है कि जे ने उसके लिए एक चाकू और वीडियो टेप छोड़ रखा है। दरअसल जे ने ये प्रूफ के लिए छोड़ा था कि वो ही असली किलर है। टेप को प्ले करते ही किम याना को देखता है जो अपनी जान की भीख मांग रही थी। दरअसल याना किम की गर्लफ्रेंड थी। किम इन 10 लड़कियों के कातिल को इसीलिए मारना चाहता था क्योंकि उन 10 में से एक याना भी थी। सबूत को देखने के बाद किम को पता चल गया था कि जे ही असली किलर है, पर ये बात वो अभी पब्लिक और न्यूज चैनल को नहीं बताना चाहता था। हमें जानने को मिलता है कि किम के दिमाग पर कुछ खास प्लान चल रहा है। किम अपने साथी को कहता है कि उसे जल्दी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए। किम को बड़ा सबूत मिला है। किम कहता है कि वो भी अब तमाशा करेगा। फिर हम किम को देखते हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो चाकू लाया था जो प्रूफ के तौर पर जे ने किम के लिए छोड़ दिया था, पर किम प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोलता है। वो कहता है कि ली ही असली कातिल है। ये चाकू कल उसे ली के कमरे में मिला था। ये चाकू वही चाकू है जिसे इस्तेमाल करके कातिल ने पूरे 10 लड़कियों को मारा था। ली की छाती में लगे घाव और उसकी किताब को पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि ली ही असली कातिल है। ली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जानबूझकर ये झूठ बोला था। दरअसल ये तो उसके प्लान का हिस्सा है। ये सब न्यूज चैनल वाले भी देख रहे थे। पिछली बार की लाइव टेलीकास्ट में उन लोगों ने काफी पैसे कमाए थे। अब वे लोग चाहते थे कि फिर एक बार लाइव टेलीकास्ट हो, पर इस बार ली और किम सिर्फ नहीं बल्कि जे को भी बुलाया जाए। घर जाते वक्त किम का फोन बजने लगता है। दरअसल ये कॉल किसी और ने नहीं बल्कि जे ने की थी। जे कहता है कि किम की माँ घर पर अकेली काम कर रही हैं, कभी उनकी भी तो मदद कर दिया करो। दरअसल जे ने किम की कॉन्फ्रेंस देखी है। किम कहता है कि मैं हूँ असली कातिल, ये दुनिया को बताने के लिए मेरी मदद करो, ये बताने के लिए कॉल किया है मुझे। कहते ही जे कहता है कि तुम्हें लगता है याना सच में मर गई है। याना का नाम सुनते ही किम की आंखें भर आईं। उसने गुस्से में अपने फोन को तोड़ दिया। दूसरी ओर हम दोबारा ली को देखते हैं। किम के प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख मीडिया वाले ली का इंटरव्यू लेने अस्पताल आए हुए थे। किम के बताने के बाद कि ली ही असली कातिल है, वो प्राउडली इस बात को मान रहा था। वो कहता है कि बुक से जितने पैसे उसने कमाए हैं वो उन लोगों के परिवार को दान करेगा जो ली के हाथों मारे गए थे। पर लीना के मेंबर का कहना है कि पैसे देने पर वे लोग वापस नहीं आ जाएंगे जिसे ली ने मारा था। हम देखते हैं कि ली के हाथों एक फोन दिया गया था। दरअसल जे ली से बात करना चाहता है। जे कहता है कि तुम खुद को उन 10 लड़कियों का कातिल बताकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, क्यों ना मैं तुम और किम मिलकर एक लाइव टेलीकास्ट करें, फिर सबको पता चल जाएगा कि असली कातिल कौन है। जे चाहता था कि वो ली के साथ लाइव टेलीकास्ट करके दुनिया को सच दिखाए कि ली कातिल नहीं है। वो तो बस अपनी बुक को सेल करने के लिए मर्डर करने का जिम्मा अपने सर पर ले रहा है। जाते वक्त जे ने न्यूज चैनल वालों के हाथ एक वीडियो टेप दे दिया था। उस टेप में साफ दिख रहा था कि उन लड़कियों को मारकर दफनाने वाली जगह पर जे ने अपना निशान छोड़ दिया है, और ये निशान जे ने तब छोड़ा था जिस दिन लड़कियों को मारा गया था। हम देखते हैं कि न्यूज पर दिखाया जा रहा था कि आज वो दिन है जब दुनिया के लोगों को पता चलेगा कि असली किलर कौन था। मिस्टर ली जिसने आई एम द मर्डरर बुक
को लिखा था या फिर मिस्टर जे, जो दावा कर रहा था कि वो ही किलर है। मिस्टर जे ने भी ऐसे बहुत से सबूत दुनिया के सामने रख दिए थे, जिसे देख लोग सोच में पड़ गए थे कि आखिर दोनों में से असली किलर है कौन। बहुत से लोग अब भी मानते हैं कि असली किलर ली है। हम देखते हैं कि किम, ली और बाकी लोग लाइव टेलीकास्ट के लिए बिल्कुल तैयार थे, पर बदकिस्मती से जे अब भी स्टूडियो नहीं पहुंचा था। सूत्रों से खबर मिली है कि जे अब कुछ ही देर में स्टूडियो पहुंचेगा। उससे पहले जितने भी लोग उस हादसे में मारे गए थे, उनके परिवार अपनी राय बताएंगे। परिवार के लोग अपने करीबी इंसान के मरने का गम बांट ही रहे थे। तभी न्यूज चैनल वालों को पता चलता है कि जे स्टूडियो के एंट्रेंस तक पहुंच गया है। न्यूज चैनल वाले चाहते थे कि जे पीछे के दरवाजे से अंदर आए। आगे से आने पर जे को खतरा होगा, इसीलिए उन्होंने जे के लिए कुछ बॉडीगार्ड भी भेज दिए हैं। जे आज भी मास्क पहनकर आया था। ये सब दुनिया के लोग स्क्रीन पर देख रहे थे। आज दुनिया के लोगों को पता चलने वाला है कि आखिर असली किलर कौन है और कौन है झूठा। सबकी नजर जे पर थी। न्यूज कंपनी का मैनेजर जे को कहता है कि क्या तुम अपना गुनाह कबूल करने आए हो? क्या तुम अपने मास्क को खोलने का कष्ट करोगे? उसके बाद जे अपना मास्क खोलने लगता है। मास्क हटते ही हम देखते हैं कि जे एक नौजवान है। पूरी दुनिया के लोगों ने जे का चेहरा देख लिया था। ली कह रहा था कि वो खूनी है, पर जे कहता है कि आगे सब पता चल जाएगा। जे के इशारा देते ही न्यूज चैनल वाले एक वीडियो प्ले कर देते हैं। ये वही जगह है जहां जे ने निशान छोड़ा था। न्यूज चैनल वाले उस जगह पर खुदाई कर रहे हैं। खुदाई के दौरान उन्हें वहां एक इंसान का कंकाल मिल गया था। जे कहता है कि ये किसी और का नहीं बल्कि याना का कंकाल है। इस बात को सुन किम गुस्सा होकर जे को पीटने ही वाला था। तभी हम देखते हैं कि न्यूज पर एड ब्रेक आ गया है। लोग इससे नाराज हो गए। न्यूज कंपनी के बॉस के पूछने पर मैनेजर कहता है कि वे लोग लड़ाई झगड़ा न्यूज पर नहीं दिखा सकते क्योंकि ये एक फैमिली शो है, कि तुम्हें शांत रहना चाहिए। तुम तो ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे असली खूनी जे ही है। माहौल को वापस ठंडा रखने के लिए सारे लोग कुछ देर के लिए ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के दौरान किम अपने वो पल याद कर रहा था जब वो याना के साथ रिलेशन में था। उसे वो पल याद है जब याना ने उसे पहली बार शादी करने के लिए प्रपोज किया था, पर उसकी माँ यानी लीना को किम और याना के रिलेशन पर प्रॉब्लम थी। लीना नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी किसी डिटेक्टिव के साथ शादी करे। उसे लगता था कि किम की जॉब रिस्क से भरी हुई है, इससे याना की जान को भी खतरा होगा। यादों से बाहर हम फिर देखते हैं कि ब्रेक खत्म होकर सब कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार थे। न्यूज का मैनेजर कहता है कि जो स्केलेटन उन्हें उस एरिया में मिले थे जहां जे के निशान छोड़े गए थे, उस स्केलेटन का डीएनए टेस्ट किया जाएगा। फिर उन्हें पता चलेगा कि क्या सच में वो स्केलेटन वही 10 लड़कियों में से एक का है। जे कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं। वो ली की तरफ पॉइंट करके कहता है कि तुम बताओगे या सब मैं ही बताऊं। दुनिया की नजर ली पर थी। ली कहता है कि वो मर्डरर नहीं है, उसने उन 10 लड़कियों को नहीं मारा। अगर ली मर्डरर नहीं है तो उसने आई एम द मर्डरर बुक पर मर्डर की डिटेल इतने बारीक से कैसे लिखी? ये सिर्फ मर्डर के वक्त मौजूद लोगों को ही पता होगा। इस पर ली फिर कहता है कि उसने आई एम द मर्डरर बुक को भी नहीं लिखा। किम कहता है कि आई एम द मर्डरर बुक को मैंने लिखा है। लोग इतने ट्विस्ट देखकर कुछ समझ नहीं पा रहे थे। फिर किम समझाता है कि ली का असली नाम ली नहीं बल्कि उसका नाम तो यांग है। दरअसल जे ने यांग की माँ को भी मार दिया था। यांग, जिसे हम पहले ली के नाम से जानते थे, वो किम का आदमी है। यांग ने मर्डर करने का नाटक किया था, इसीलिए जे जेलसी में आज यहाँ आया है। जे कहता है कि वो किम के दिमाग से काफी इम्प्रेस है, पर अब इसका कोई भी फायदा नहीं। वो 10 लड़कियों के मर्डर को हुए बहुत साल हो गए, इसीलिए किम जे को अरेस्ट नहीं कर सकता। किम कहता है मैं तुम्हें पकड़कर पूछना चाहता था कि तुमने याना की लाश को कहाँ दबाया है, उसके बाद मैं तुम्हें मार देता। ली अपने साथ एक लैपटॉप लाया था। लैपटॉप में वो एक वीडियो प्ले करता है। वो वही वीडियो है जो जे ने कुछ दिन पहले उसे भेजा था। जे कहता है कि तुम लोगों के दिल में दया पैदा करना चाहते हो, इसीलिए तुमने ये वीडियो प्ले किया है। साथ ही साथ यहाँ तुम्हारी आवाज भी है जिससे वीडियो देखने पर दया भर जाती है। किम कहता है कि मैंने जानबूझकर अफवाह फैलाया था कि वो 10 लड़कियों के मर्डरर पर कोई केस नहीं होगा। दरअसल ये सब किम का प्लान था। यांग के फेम को देख जे को लगा कि मर्डरर के खिलाफ कोई केस नहीं होगा, पर ये झूठ था। जे को अरेस्ट करने से पहले वो उसे यहीं मार देगा। किम ने जे के सर पर बंदूक तान दी थी। ये पता चलते ही जे गिड़गिड़ा के उसे छोड़ने की भीख मांगने लगा। वो कहता है कि वो याना से प्यार करने लगा था, पर याना के दिल में सिर्फ तुम्हारा ही नाम रहता था, इसीलिए मैंने उसे मार डाला। ये सुन किम जे को एक थप्पड़ दे देता है जिसके कारण उसके सिर से खून बह रहा था। जे कहता है कि याना प्रेग्नेंट हो चुकी थी, पर मुझे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं थे। यहाँ किम ने अपना आपा खो दिया। वो जे पर गोली चलाने ही वाला था, तभी किम के साथी ने उसे रोक दिया। गोली जे को तो नहीं लगी, पर गोली के कारण स्टूडियो की लाइट टूट गई। अंधेरे में जे को भागने का एक अच्छा मौका मिल गया था, पर इस बार तो किम जे को ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। जे का पीछा करते वक्त अचानक एक ट्रक ने किम की गाड़ी को मार दिया। किम बुरी तरह घायल हो चुका था। हम देखते
देखते हैं कि जिस ट्रक ने किम को मारा था उसी ट्रक की मदद से किम जे का पीछा कर रहा है। कुछ सीन वायलेंस के कारण नहीं दिखा सकते। आखिर में हम देखते हैं कि किम की मदद के लिए बहुत सारे पुलिस के ग्रुप आए थे। उन सब की मदद से जे पुलिस की हिरासत में आ गया है। जाते वक्त भी जे हंसता हुआ जा रहा था, जैसे उसे किसी बात का पछतावा नहीं। पर जब उसे पता चला कि किम ने उसकी पीठ पर इंजेक्शन डाल दिया है, वो भी जहरीले सांप का, तब तक बहुत देर हो गई थी। हम देखते हैं कि जे को अपने पापों की सजा मिल गई है। सांप के जहर के कारण वो तड़पते हुए मर गया। 5 साल बाद किम जेल से रिहा हो गया था। दरअसल जे को मारने के कारण उसे 5 साल की सजा मिल गई थी। उसके रिहा होते ही बहुत सारे लोग उससे मिलने आए थे। इसी के साथ हमारी कहानी यहीं खत्म हो जाती है।